अच्छा, जो पहली क्लास होती है इसमें मैं पढ़ाता नहीं, सिर्फ हम डिस्कस करेंगे अपने सब्जेक्ट को, अपने सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। हाँ जी, सबसे पहली बात, इस सब्जेक्ट की नेचर क्या है। तो बेटा ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, इसमें मेन न्यूमेरिकल पेपर आएगा और सेकंड नंबर पर थ्योरी भी थोड़ी सी एग्जामिन हो सकती है बेटा, ठीक है। न्यूमेरिकल तकरीबन आप समझ लें आपका 90 टू 95 मार्क्स का न्यूमेरिकल होगा, और थ्योरी अगर मैक्सिमम आ सकती है तो 5 टू 10 मार्क्स की थ्योरी आ सकती है। और वो थ्योरी आपको, अगर तो वो थ्योरी में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं तो वो आपको याद करने पड़ेंगे। अगर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं तो ये आपको क्रैम करने पड़ेंगे, ठीक है, आई कैप की बुक से, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। उसके अलावा बाकी सारी कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में टर्म्स हैं जो आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। आपको बुकिश लैंग्वेज यूज करने की जरूरत नहीं है, अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? हाँ, जो आपको बुकिश पॉइंट्स लिखने हैं या अल्फाज है वहां में आपके अपने हो सकते हैं, जो आपको क्रैमिंग करनी है, जो याद करना है, वो आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस याद कर रहे हैं, ठीक है। मैं लास्ट मंथ के करीब आपको थ्योरी के कुछ हैंडआउट्स दूंगा, तो वो फिर आपने उनको पढ़ लेना है, उनमें से जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो याद कर लेना है। तो सब्जेक्ट की नेचर में न्यूमेरिकल की डोमिनेंस है, ठीक है। हमारा जो सब्जेक्ट है ये कैलकुलेशन बेस्ड है। इसके लिए आपको बैकग्राउंड नॉलेज क्या चाहिए, आपके पास अपने पीआरसी का या एएफसी का नॉलेज क्या होना चाहिए। तो बेटा सबसे ज्यादा क्यूएम का इस्तेमाल करता है ये सब्जेक्ट। जी, आपका जो क्यूएम का सब्जेक्ट है उसमें रेशो, प्रोपोर्शन, इक्वेशन, सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल हमारा ये सब्जेक्ट करता है, रेशो, प्रोपोर्शन और इक्वेशंस का। जो आप एक्स रखते हैं, एक्स से ज्यूम करके चीजें फाइंड आउट करते हैं, उसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा हमारा ये सब्जेक्ट करता है। कोई ऐसा स्टूडेंट क्लास में ना बैठा हो जिसने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की एग्जाम्शन लिया है? ऐसा कोई स्टूडेंट बैठा है जिसने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की एग्जाम्शन लिया है? आप दोनों हैं। आपने अकाउंटिंग पढ़ी है? फिर पढ़ी है, पढ़ ली है, चलो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी और आप कॉस्ट में आ गए हैं तो आप जुल्म कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको ये भी बता देता हूँ, बाकी और सब्जेक्ट का अकाउंटिंग का भी थोड़ा सा नॉलेज है। जो आपने अकाउंटिंग पढ़ी है, क्या आपको इसमें डेबिट क्रेडिट का पता हो, डेबिट क्रेडिट के रूल्स हैं। और उसके अलावा आपको ये भी पहचान हो कि एक्सपेंस क्या होता है, एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, ये पता हो आपको। बेसिक जो अकाउंटिंग की क्लास का शायद पहला या दूसरा लेक्चर है ना, बस उतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए। आज के लेक्चर लेकर आना, तो आज आपके पास शायद नोट्स नहीं होंगे, मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो फिर ठीक नहीं। अच्छा, बैकग्राउंड नॉलेज के बाद बेटा नेक्स्ट इसमें जो आपको आना है फर्दर उस पे चीज पे, तो आपका सिलेबस जो है और पेपर पैटर्न क्या है। जी, सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या है। आई कैप की आदत है कि वो सिलेबस को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। एक मिनट में आई कैप की वेबसाइट से ही सिलेबस दोबारा डाउनलोड करता हूँ ताकि आपको वहीं से दिखाया जा सके, बताया जा सके। जी, ये बात जहन में रखिएगा कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें कैलकुलेशन बहुत इन्वॉल्व है। तो भाई जो बच्चा कैलकुलेशन से भागता है उसको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अच्छा जी, ये सिलेबस है जी आपका, आई कैप की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप सबको पता है। आप इसको आई कैप की वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं। जी,
जी, कॉम्पिटेंसी का मतलब है आई कैप का आपको सब्जेक्ट में क्या सिखाना मकसद है, ऑब्जेक्टिव क्या है सब्जेक्ट का, इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्होंने आपको सिखानी है ये आप प्रोडक्शन कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी भी इदारे की प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकालेंगे। अगर मार्कर बनता है, ये व्हाइट बोर्ड बनता है, ये लैपटॉप बनता है, तो इसको बनाने में इदारे की क्या कॉस्ट आती है। उसके अलावा डिसीजन मेकिंग, नेक्स्ट इन्होंने आपको मेन चीज क्या सिखानी है, यानी ये चाह रहे हैं कि आपको किसी भी बिजनेस में जहां कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही है तो आपको प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी आए और बिजनेस के लिए आपको क्या लेनी आ जाए, तो डिसीजन मेकिंग। याद रखिएगा जो आप ये अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं ये बिजनेस की इंटरनल सीक्रेट अकाउंटिंग है, ये कहीं पे पब्लिश नहीं होनी। आई कैप ने आपके सिलेबस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। कितने हिस्सों में डिवाइड किया, 3 हिस्सों में। पहले का नाम है कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, दूसरे का नाम है कॉस्ट फ्लो और तीसरे का नाम है कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अब इसमें मैं आपको बता देता हूं कि हर एक में कुछ चैप्टर्स हैं, हर एक में कुछ चैप्टर है। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो ग्रिड ए है, अब ये आगे लिखा हुआ है कि इसमें से पेपर में 35 से 45 नंबर का मार्क्स का पेपर आएगा। तो अब आपके पास पिछली अटेम्प्ट का पेपर होना चाहिए कल क्लास में। कल हम इसका ऑडिट करेंगे कि ये जो लास्ट अटेम्प्ट में पेपर आया है उसमें ये 35 से 45 था या 35 से भी नीचे था। तो सब बच्चों के पास पास्ट पेपर होना चाहिए जो लास्ट अटेम्प्ट में आया। आई कैप की वेबसाइट से मिल जाएगा या फोटो कॉपियर से ले लीजिएगा, ठीक है। दो चीजें लेके आनी है, बल्कि मॉडल पेपर आपने कल क्या लेकर आना है, मॉडल पेपर फोटो कॉपियर से मिल जाएगा सीएमए का, लास्ट अटेम्प्ट का ओरिजिनली पास पेपर। तो वो लास्ट अटेम्प्ट का पास पेपर मेरा ख्याल है वो कौन सी अटेम्प्ट बनेगी, शायद स्प्रिंग 2022 का सीएमए का पास पेपर जी, विद सॉल्यूशन ले लीजिएगा। तो ये फिर हम कल इसका एनालिसिस करेंगे। इसमें कितने चैप्टर हैं, ये जो आपका सिलेबस है हर एरिया में कुछ चैप्टर हैं। मसलन जो पहला एरिया है उसमें हमारी आई कैप की किताब के मुताबिक जो पहला चैप्टर है वो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तरतीब आगे पीछे हो सकती है ग्रिड ए में। जिसने अकाउंटिंग पढ़ी है फाइफो ऐप को पढ़ा होगा, स्टोर लेजर कार्ड ये उसमें है। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर लेबर कॉस्ट है, अकाउंटिंग फॉर एफओएच कॉस्ट है। ये चैप्टर आपके इस एरिया में है, ठीक है। आगे आ जाए, एक और चैप्टर है जो कि नया है जो इस दफा आएगा, एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसके ऊपर मैं अभी स्टार लगा रहा हूँ, मेरी छठी इस कहती है कि ये इस दफा जरूर आएगा। उसके बाद जो आपका सेक्शन बी है, सेक्शन बी में अगर चैप्टर देखे जाएं तो वो आपके पास है जॉब ऑर्डर और प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग मेन चैप्टर है। टारगेट कॉस्टिंग एक चैप्टर आया था इसमें से पिछले अटेम्प्ट में। टारगेट कॉस्टिंग के बाद नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस ये हेडिंग से नजर आ रहा है मुझे, ये प्रोसेस कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, ठीक है। तो इसका मतलब है इस सेक्शन में 3 चैप्टर हैं काम के और आखिरी जो सेक्शन है ना ये कोर एरिया आपका, यानी आप समझ लें आपका पेपर का मेन एरिया ये है। इसमें आपके पास क्या है चैप्टर, रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल के नाम से ये सारे चैप्टर आई कैप की किताब में मौजूद है। रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स है, उसके अलावा डिसीजन मेकिंग है शॉर्ट टर्म, सीवीपी एनालिसिस है, ये ब्रेक इवन का चैप्टर है। शायद क्यूएम में पढ़ा हुआ आपने ब्रेक इवन, अगर अब है सिलेबस में तो। उसके बाद एक चैप्टर है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये आपके हैं। अब बच्चे पूछते हैं सर सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर बताएं, ये तो काफी ज्यादा चैप्टर है, मेरा ख्याल है 4 3 7 7 4 11, ठीक है, कोई 11 12 13 चैप्टर है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। अगर आप रेटिंग करें सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर की तो ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग है इसमें से लाजमी हर दफा आता है। वेरिएंस एनालिसिस हर दफा आ रहा है, बाकी अब आपकी किस्मत भी शामिल है। अगर आप में से कुछ लोग अच्छे कर्मों वाले हैं तो फिर तो आ जाएगा रूटीन पे, और अगर जरा कर्म भारी हैं तो फिर पेपर जरा हट के आएगा।
तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अम्मी अबू को कितना तंग किया। जितना तंग कीता जी थे उन्ना तुसी तंग होना है, ठीक है। अच्छा, तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग और इधर से वेरिएंस। उसके अलावा ये सारा ही सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर में सबसे टॉप पर ये है, ये 4 चैप्टर। ये जिसने नहीं किए तो उसका पास होना तकरीबन तकरीबन ना मुमकिन है। अब पिछली अटेम्प्ट में मैं बता देता हूँ, इसमें से ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया। इन दोनों में और होता है, या रेलेवेंट कॉस्टिंग में से आता है या डिसीजन मेकिंग में से। तो पिछली दफा डिसीजन मेकिंग में ये छोटे छोटे फैसले करने होते हैं आपको। इसमें उसको कहते हैं शट डाउन डिसीजन, कि इदारा अपनी प्रोडक्ट को बंद करना चाह रहा है, चलाए या बंद करे। बात समझ आ रही है? तो ये पिछली अटेम्प्ट में इनमें तीनों में से सवाल आया है। इधर से आपके पास ये वेरिएंस आया है, प्रोसेस आया मेरा ख्याल है। इधर से आपके पास हमारे पास एफओएच का चैप्टर आया है, लेबर का चैप्टर आया है। ये चैप्टर उसने टेस्ट किए तकरीबन 8 से 9 सवाल। पहले होता था लेंथी क्वेश्चन आते थे ज्यादा, अब स्टाइल थोड़ा सा चेंज हुआ है। मॉडल पेपर से भी और पिछले अटेम्प्ट के पेपर से भी अब वॉल्यूम में क्वेश्चन ज्यादा है, लेकिन मार्क्स वाइज क्वेश्चन क्या है, कम है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई पाबंदी नहीं है कि मुस्तकबिल में भी ऐसा रहेगा। उसने अगर आपको 8 से 9 क्वेश्चन दे दिए और हर क्वेश्चन कोई 8 नंबर का, कोई 7 नंबर का, कोई 11 नंबर का दे दिया, ठीक है। बाकी अगर वो चाहे तो 5 से 6 क्वेश्चन भी दे सकता है। जब वो 5 से 6 क्वेश्चन देगा तो आप समझ लें 15 से 20 नंबर की रेंज में आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, को 12 को 15 इस तरह, ठीक है। तो ये बात ज़हन में रखें कि वो आपको 10 से 12-14 नंबर के दरमियान भी दे सकता है, 8 से 9 क्वेश्चन, और उसकी चॉइस। ये कोई पाबंदी नहीं है कि इसमें फिक्स इतने क्वेश्चन आने हैं, कम भी कर सकता है। जब क्वेश्चन कम करेगा तो फी क्वेश्चन मार्क्स क्या हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे। बात समझ आ रही है? और जब वो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाएगा तो मार्क्स कम हो जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस है। सिलेबस में से सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हैं वो ये वाले हैं। सुपर इंपॉर्टेंट में एक इधर से ये है और एक इधर से ये है। तो ये सुपर इंपॉर्टेंट है, बाकी जरा लेस इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है, ये नहीं करना कि छोड़ जाए, लेकिन आपने जरा सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर फोकस ज्यादा करना है। हमारा सीक्वेंस क्या होगा, मैं सबसे पहले बेसिक्स करवाता हूँ, जो कि वैसे किताब में तो कहीं नहीं है, लेकिन हमें वो करनी है। तो बेसिक्स के बाद हम क्या करेंगे, बेसिक्स के बाद ये बेसिक्स वैसे मैं करवाता हूँ, बाकी ये आई आपकी किताब में नहीं है। तो बेसिक्स करने के बाद हम सबसे पहले जो चैप्टर करेंगे वो एफओएच का चैप्टर होगा। एफओएच का चैप्टर के बाद एक चैप्टर है हमारा एबीसी, वो करेंगे। फिर एक चैप्टर है मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, बल्कि वो मैंने शायद यहाँ लिखा नहीं, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन, वो भी इधर है, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन ग्रेड 1 में ही है। ये हमारा चैप्टर होगा। नेक्स्ट फिर हम आ जाएंगे डिसीजन मेकिंग पे, रेलेवेंट कॉस्टिंग, प्रिंसिपल डिसीजन मेकिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फिर सीवीपी, इसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसके बाद जो चैप्टर हल्के फुल्के बचेंगे वो कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा सीक्वेंस ये होगा, हमारा सीक्वेंस ये होगा, हम इस सीक्वेंस से करेंगे और सारे चैप्टर करेंगे। तो बेसिक से हमने स्टार्ट करना है। अच्छा, ये बात ज़हन में रखिएगा कि आपको एक्सपेक्टेड क्या है। इस एरिया में से 2 से 3 क्वेश्चन, इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन, और इसमें 1 से 2 क्वेश्चन। ये 2 से 3 क्वेश्चन अगर छोटे छोटे नंबरों के हैं, बात समझ आ रही है। और अगर बड़े नंबरों के हैं तो 1 से 2 एक क्वेश्चन, और 1 से 2 क्वेश्चन, या 2 से 3 भी हो सकते हैं इस एरिया में। क्या कहते हैं, बात समझ आ रही है? यानी जितने मार्क्स है ना उसके मुताबिक इधर आपके 2 से 3 सवाल भी बन सकते हैं, इधर भी 2 से 3 सवाल बन सकते हैं, लेकिन उसकी मर्जी है। तो मेरी फोरकास्टिंग है, जब आप कल पेपर लाएंगे तो ग्रिड ए में से कम नंबरों का पेपर बना है, इन ग्रिड्स में से ज्यादा नंबरों का पेपर बना है। ये गाइडलाइन होती है, ये कोई फिक्स नहीं है। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब एक बात मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि बेटा आप लोग अपनी मेंटालिटी को क्लैरिफाई करें। आप में से तमाम वो स्टूडेंट जिन्होंने अगर रिसेंटली पीआरसी या एएफसी किया, तो उनको सबसे पहले अपने कॉम्बिनेशन देख लेने चाहिए कि आपने को गलत उल्टा सीधा कॉम्बिनेशन तो नहीं उठाया। अगर आप फेल होकर आ रहे हैं, कोई एक्सेप्शन है, तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज अगर नॉर्मल हालात हैं तो बेटा आपके पास जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, मैं क्लास में बताता होता हूँ। पहला कॉम्बिनेशन जो है आपका, वो पहला कॉम्बिनेशन FR1 टैक्स और बी लॉ,
ये पहला कॉम्बिनेशन है, अगर आपने रिसेंटली पीआरसी किया तो आपको ये करना चाहिए। दूसरा कॉम्बिनेशन है सीएमए यानी कॉस्ट, FR2 और उसके बाद सी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ। तीसरा कॉम्बिनेशन है MFA और उसके साथ ऑडिट, और फिर मैं साथ कहता हूँ कि पीछे भी कोई फेल हो सकता है। तो ये है। अब आप अगर ये पढ़े बगैर इधर आ गए हैं तो आप इमेच्योर है, मेंटालिटी आपकी, अभी आप छोटे हैं दिमागी तौर पर, अभी आप इतने मेच्योर नहीं है। तो इसीलिए अगर आपने ये स्किप करके सीएमए में कूद पड़े हैं तो आपकी अच्छी बात नहीं है। अब बैच ऑफर हो रहा है नहीं ऑफर हो रहा, वो एक अलग डिबेट है। अच्छा आगे चलते हैं। नेक्स्ट, स्टडी मटेरियल हमने क्या यूज करना होता है जनाब? स्टडी मटेरियल हमने यूज करना होता है कि क्लास नोट्स और पास पेपर, बस, और कोई चीज हमने यूज नहीं करनी। तो स्टडी मटेरियल में आप, हाँ जी, स्टडी मटेरियल में आप क्या यूज करते हैं? सबसे पहले क्लास नोट्स, जिसमें एग्जाम्पल होती हैं और इनके एंड के ऊपर आई कैप के पास्ट पेपर क्वेश्चन होते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि जो हम क्लास में क्वेश्चन करेंगे वो काफी लेंथी होंगे क्योंकि पुराने पेपर में से हैं, लेकिन जो आजकल क्वेश्चन आएंगे वो आपको थोड़ा साइज में छोटे होंगे। तो जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे तो आप ये बात जहन में रखिएगा कि हम प्रैक्टिस मुश्किल की कर रहे हैं, लेकिन आप जो पेपर आना है वो कंपैरेटिवली, जो लेंथ वाइज क्वेश्चन होगा वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। और ये बात जहन में रखें कि कॉस्ट अकाउंटिंग में पॉइंट पास्ट पेपर में से रिपीट होते हैं। जो बच्चा पास्ट पेपर सही तरह से समझ के करेगा उसके पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब आपने पास्ट पेपर तो कर लिए, आपको सवाल भी याद हो गए, जवाब भी याद हो गए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये ऐसे क्यों हुआ है, तो फिर आपका पास होना नहीं बनता। मैं तो कहता हूँ ना ही हो ऐसा बच्चा पास जो सिर्फ पास पेपर को रट्टा लगा के पास हुआ है, ठीक है। तो ये दो चीजें, क्लास नोट्स और उसके बाद आई कैप के पास्ट पेपर्स, ये हमारा स्टडी मटेरियल है। अच्छा, इस सब्जेक्ट को पास करने के लिए आपको किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, या इस सब्जेक्ट में क्या चैलेंजेस हैं, क्या ये सब्जेक्ट सबसे आसान है? तो इस एरिया में ये सबसे मुश्किल अगर ना हो तो दूसरे नंबर पे मुश्किल है FR2 के बाद। अगर FR2 को बहुत मुश्किल समझा जाए तो ये दूसरे नंबर पे मुश्किल है। वैसे इन तीनों में ये वैसे सबसे मुश्किल है। तो CMA को पढ़ते हुए आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? तो सबसे पहली बात है, क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट स्टूडेंट को बड़ा मसला करता है कि क्वेश्चन शुरू कहां से करें, स्टार्टिंग पॉइंट। तो हर चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए, फॉर्मूले, प्रोसीजर, स्टेप्स याद हो, सवाल याद ना हो, फॉर्मूले, प्रोसीजर, स्टेप्स और क्वेश्चन सॉल्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट। सबसे बड़ा मसला आता है सॉल्यूशन स्टार्ट कहां से करें। तो सॉल्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट, तो पूरे सेशन में जब आपने मेरे साथ चलना है, जब भी मैं पास पेपर का क्वेश्चन कराऊं तो आपने देखना है कि उस्ताद मोहतरम ने शुरू कहां से किया है, ठीक है, स्टार्ट कहां से लिया है। और मैं हर सवाल एक चैप्टर का एक ही जगह से स्टार्ट करूंगा। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हर दफा क्या होगा? सेम। लेकिन आई कैप के पास पेपर का स्टार्टिंग पॉइंट सॉल्यूशन का सेम नहीं है। वजह, कॉस्ट अकाउंटिंग के सवाल में ये आजादी दी जाती है कि बच्चा कहीं से जवाब शुरू कर ले, कोई नंबर नहीं कटेंगे। तो वो कहीं से भी शुरू कर ले, तो आई कैप के भी सॉल्यूशन कहीं से भी शुरू हुए होते हैं, लेकिन हमने अपना हर सॉल्यूशन जो इस चैप्टर का है वो एक ही पॉइंट से क्या करना है। अगर आपको अपना हर सॉल्यूशन सेम पॉइंट से स्टार्ट करना आता है तो इसका मतलब है यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, यू विल हैव मोर ग्रिप ऑन द टॉपिक। अदरवाइज फिर आप नहीं तो हर दफा अगर डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे तो फिर आप उन्हीं में घूमते रहेंगे कि पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है। पहला स्टेप क्या किया सर ने, अगली दफा सर ने कुछ और कर दिया। इसीलिए अगर मैंने चैप्टर का सवाल करते हुए 5 स्टेप फॉलो किए हैं तो मैं हर दफा 5 करूंगा, और अगर मैं 5 में से कोई एक आधा स्किप करूंगा तो मैं कहूंगा ये डेटा दिया हुआ इसलिए मैंने नहीं किया। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हुए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? आप क्वेश्चन का सोल्यूशन कहां से स्टार्ट करें। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो, बल्कि दूसरा ही वैसे पहला होना चाहिए, आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ नहीं आता। लोग कहते हैं सर ये बस बता दें क्या है क्या रहा है, बाकी ट्रीटमेंट हम कर लेंगे। हैं सर ये मतलब बता दें, और वो मतलब इंग्लिश का मसला नहीं है, वो सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आ रही होती।
तो रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, अनसीन क्वेश्चन आपने जो पहली दफा देखा है उसका मतलब ही समझ नहीं आता बच्चों को कि ये इसका क्या मीनिंग है, या मीनिंग समझ आ जाता है तो ट्रीटमेंट दिमाग में क्लिक नहीं करता ये कि ये फिक्रा क्वेश्चन में कहाँ यूज होगा या सोल्यूशन में कहाँ यूज होगा। ये दूसरा बड़ा चैलेंज है। तीसरी, लेंथी कैलकुलेशंस होंगी जनाब मैथमेटिकल। मसलन आप एक चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं, अब उस कैलकुलेशन के अंदर आपको फिगर नंबर 3 चाहिए, उसके लिए आप एक अलग वर्किंग करेंगे। जब आप इस वर्किंग पे आएंगे तो आपको पता चलेगा इस वर्किंग में भी एक चीज है जो मिसिंग है, इसकी अलग वर्किंग करनी पड़ेगी, वर्किंग 1.1। जब आप वर्किंग 1.1 पे आएंगे तो आपको एहसास होगा भाई इसकी भी एक चीज है जिसकी अलग से क्या करनी पड़ेगी, वर्किंग, तो वो आपकी हो जाएगी वर्किंग 1.1.1। यानी सवाल खुलता जाएगा, फैलता जाएगा। आप कहेंगे इसका मतलब है यहाँ पे तीसरी रकम पुट करने के लिए हमें ये सारा कुछ क्या करना पड़ेगा, अपना डेटा कंपाइल करना पड़ेगा, तो सवाल खुलता जाता है, वर्किंग दर वर्किंग होती जाती है। और अगर आप वर्किंग दर वर्किंग करेंगे तो आपके लिए चीजें मैनेज करना जरा आसान हो जाएगा। बाकी पढ़ना ये बड़ा मुश्किल है, पास करना जरा आसान है बाकी। लेकिन अगर किसी का फेल हुआ है तो वो ये बात मेरी से एग्री नहीं करेगा, वो कहेगा नहीं पास करना भी मुश्किल है, ठीक है। तो इसको पास करना आसान है क्योंकि इसमें हर सवाल में ऐसे इतने नंबर होते हैं कि आप 50% मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो पढ़ना ये मुश्किल है, डिप्रेसिंग सब्जेक्ट है, पढ़ना ये मुश्किल है, डिप्रेसिंग है, लेकिन पास करना क्या है, आसान है अगर आप इंटेलिजेंट वे में पेपर अटेम्प्ट करें। ज्यादातर लोग जो फेल होते हैं उनकी वजह क्या होती है, सबसे बड़ी वजह पेपर में फेल होने की होती है इनकम्प्लीट पेपर अटेम्प्ट। ज्यादातर जो बच्चे पेपर में फेल होते हैं उन्होंने पेपर ही पूरा नहीं किया होता, या किया होता है तो करके क्वेश्चन को क्रॉस कर दिया होता है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं नहीं चाहता एग्जामिनर ये चेक करे, पूरा सवाल करते हैं और करके क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो ये बेवकूफ लोग होते हैं, ठीक है। पूरा सवाल करके अगर आप काट रहे हैं तो फिर आप बेवकूफ आदमी है, कभी भी पूरा सवाल करके नहीं काटा जाता। उसके बाद किसी पॉइंट पे स्टक हो गए, अब वो आगे सवाल चल नहीं रहा, उधर बैठ के सोच में पड़े हुए हैं, तो एक सवाल जो 30 मिनट में होना चाहिए उन्होंने वो 1 घंटे में किया। यानी जो सवाल 30 मिनट में होना चाहिए सोच सोच के कितनी घंटे में किया, 1 घंटे में। तो डेफिनेटली अब आपका पेपर आपके हाथ में नहीं आने वाला, क्योंकि आपने अपने नर्व्स को टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि वो जो अगले सवाल है उन पे उसका आफ्टर इफेक्ट जरूर आएगा। तो जितना जिस सवाल की हैसियत औकात है, जितने नंबर हैं उसको उतना टाइम दें ताकि बाकी पेपर आपके हाथ में रहे। किसी एक सवाल में ज्यादा मोहब्बत कर लेना बगावत और दगाबाजी, बेवफाई पे जाता है। वो सवाल आपके साथ बेवफाई करता है, ठीक है। अगर आपने किसी एक सवाल के ऊपर ज्यादा फोकस कर लिया, आप कहते हैं मैं प्यो दा पुत्र ही नहीं कि मैं सवाल पूरा ना करके जावा, मेरे ते सारे सवाल सही होंगे सन क्लास, वो यहाँ सारे सही होते हो, वहां जाके शायद वो सही ना हो रहा हो। तो भाई जितना टाइम है उसमें कर ले बेटा, उसको जरूर आपने सवाल के साथ चिपक जाना और कहना है मैं लड़ा, आडा नहीं ला के आना, आडा समझते हैं, जिद बहस, जिद बहस नहीं लगानी। आई क्या हमें फेल करने की नीयत से बैठा हुआ है और हमने उनसे फेलियर से अपने आप को किसमें कन्वर्ट करवाना है, पास। इस तरह की गलतियां इंसान को बाद में बहुत ज्यादा दुख देती हैं कि 45 नंबर आए बैठे हैं और वो कहते हैं यार काश मैं उस सवाल पे इतना टाइम ना लगाता, मैं एक और सवाल ये वाला कर लेता तो मैंने पास हो जाना था। जब 44 45 41 मेजोरिटी 40 प्लस पे फेल होती है, मेजोरिटी 40 प्लस पे फेल होती है, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको। तो ये चीजें मैंने आज सब्जेक्ट की डिस्कस कर दी। कोई सवाल आपने पूछना हो, जो बच्चे नए पढ़े वो भी परेशान ना हो, इतना कोई इश्यू नहीं है। मैं सबको एज्यूम करता हूँ कि सारे मेरी तरह जीरो पे खड़े हैं, जिन्होंने पढ़ा होता है वो भी बोल चुके होते हैं, वो इतने एक्सपर्ट होते तो बेचारे पास हो जाते। इसीलिए मेरे लिए सब बराबर है, सारे बच्चे बराबर है। अगर आप पहली दफा पढ़ रहे हैं, अगर आप रिपीट रिपीट में बस ये होता है कि काम आपको ज्यादा मिलेगा घर से करने के लिए, ठीक है, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, कहीं ना कहीं तो ट्रेड ऑफ है। लेकिन कॉन्सेप्ट पूरे डिस्कस होंगे, कोई चीज पे डंडी नहीं हम मारते। बस ये है कि सवाल अगर आम क्लास में मैं 2 सवाल देता हूँ तो इधर 5 देता हूँ, बस फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि तादाद ऑफ द क्वेश्चन असाइनमेंट होम असाइनमेंट वो क्या होती है, वो ज्यादा। बाकी
एक्स्ट्रा क्लासें यहाँ पे ज्यादा होती हैं, कोई संडे संडे भी ऑन हो जाते हैं। कोई सवाल आपने पूछना हो जी। हमने बेसिक शुरू करनी है, अभी आज नहीं करनी, कल शुरू करनी है, ठीक है। बेसिक स्टार्ट करनी है और बेसिक के नोट्स हैं बड़े मोटे, लेकिन उसमें से काम की चीजें जो आपको रट्टा होनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। बल्कि आज थोड़ा सा बता भी देता हूँ, थोड़ा सा हम बता देते हैं ताकि फिर कल हम प्रॉपर शुरू कर सकें। अभी मेरे पास टाइम है तो 5-10 मिनट, ठीक है, ज्यादा नहीं लगाऊंगा आज। कल हम प्रॉपर 8:30 तक पढ़ेंगे, आप टेंशन ना लें, आज तो छेती छुट्टी होगी। हाँ जी, बेसिक्स में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और तीसरी होती है सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है जी। पहली ऑर्गेनाइजेशन की टाइप है ट्रेडिंग, दूसरी मैन्युफैक्चरिंग और तीसरी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जी। क्या फर्क है तीनों में भाईजान? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, बताइए जरा प्लीज, अगर आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ी हुई है। ये इदारा रेडीमेड गुड्स क्या करता है, बाय करता है और उनको सेल करता है। ये इदारा कोई चीज खुद मैन्युफैक्चर, तो इस इदारे में याद रखिएगा जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर 3 मेन कॉस्ट होंगी, 3 मेन खर्चे हैं जो उस इदारे के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। चीजों को खरीदने के खर्चे, परचेज कॉस्ट। इस इदारे में सबसे मेन कॉस्ट कौन सी है? चीजों को बेचने के खर्चे और कारोबार को चलाने के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कहते हैं। हमारे सब्जेक्ट में कॉस्ट और एक्सपेंस इंटरचेंजेबल लफ्ज है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कह दो या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कह दो, खर्चा है, समझ आ रही है आपको? तो ये आपका ट्रेडिंग बिजनेस है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या करता है? वो प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस गुड्स, और उसको फिर लेटर ऑन क्या करता है? सेल करता है। जो आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो रॉ मटेरियल से चीजें खुद बनाता है और फिर उसको सेल करता है। तो इस इदारे की जो मेन कॉस्ट है, मेन, वो 3 मेन कॉस्ट है। परचेज की जगह कौन सी है? प्रोडक्शन कॉस्ट, दूसरी सेलिंग एक्सपेंस या सेलिंग कॉस्ट, और तीसरी और भी हो सकती हैं लेकिन मैं फिलहाल अभी ये आगे और डिटेल से बात करूंगा। तो ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, उसके बाद सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो है ये गुड्स में डील नहीं करती, बल्कि ये इदारे क्या करते हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, रेंडर सर्विसेज टू कस्टमर्स या टू क्लाइंट्स। इसमें तमाम आपकी ऑडिट फर्म, अकाउंटेंसी फर्म, होटल, हॉस्पिटल वगैरह आ जाएंगे। इनके मेन एक्सपेंसेस में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस ही होते हैं। कारोबार को चलाने को और अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए एडवर्टीजमेंट वगैरह, सेलिंग एक्सपेंस। बात समझ आ रही है? हमारे सब्जेक्ट में कौन सा बिजनेस डोमिनेंट है? आपने 99% चैप्टर्स में, 99% चैप्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को डील करना है। और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को डील करते हुए आपको कितनी 3 मेन कॉस्ट से वास्ता पड़ेगा? वो 3 कॉस्ट कौन कौन सी हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। बात समझ आ रही है? आगे चलते हैं, अगली बात हम बात करने लगे हैं अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की और ट्रेडिंग की। तो पहले ट्रेडिंग, ट्रेडिंग बिजनेस पे बात करने लगा हूं। बल्कि ट्रेडिंग बिजनेस अपनी सेल प्राइस कैसे कैलकुलेट करता है पर यूनिट जी, या कोई भी बिजनेस अपनी सेल प्राइस कैसे कैलकुलेट करता है? तो आपने क्यूएम में पढ़ा होगा। हाँ जी, सेल प्राइस पर यूनिट इदारा कैसे कैलकुलेट करता है? तो कोई भी इदारा अपनी सेल प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कोई भी इदारा अपनी सेल या सेल प्राइस निकालने के लिए अपनी कॉस्ट में क्या ऐड करता है? प्रॉफिट ऐड करता है। बात समझ आ रही है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करें तो सेल प्राइस आ जाती है। अब जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है, ये फॉर्मूला जब आप ट्रेडिंग बिजनेस के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर वहां पे जो कॉस्ट होगी, अभी मैं बता कर आया हूं कि वहां कितनी कॉस्ट होगी? 3 कॉस्ट। कौन कौन सी ट्रेडिंग बिजनेस में? परचेज कॉस्ट,
सेलिंग और मार्केटिंग कॉस्ट, चीजों को बेचने की। और अगली कौन सी है? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। अगर और भी ऐड करें तो वो बिजनेस ने अगर सूद वगैरह पर लोन उठाया हुआ है तो फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, ये कभी कभी वैसे हमारा सब्जेक्ट में से वास्ता कम पड़ेगा लेकिन आएगा जरूर। परचेज कॉस्ट, किसी भी ट्रेडिंग बिजनेस की परचेज कॉस्ट में क्या क्या आता है बताओ भाई? किसी भी ट्रेडिंग बिजनेस की परचेज कॉस्ट में क्या क्या आता है, या ये परचेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है? नहीं गलत, ट्रेडिंग बिजनेस है। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का मतलब है जो बनी बनाई चीजें लेके बेचता है। ट्रेडिंग बिजनेस की परचेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ी है? फिर तो पता होना चाहिए जी। पढ़िए इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग बेटा, बताओ किसी भी ट्रेडिंग बिजनेस की परचेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला सा पढ़ा होगा आपने अकाउंटिंग में। सुन ले, हमारे सब्जेक्ट में भी ये रूल है, जब भी आप कोई चीज परचेज करके लाते हैं, मसलन मेरा फॉर एग्जांपल मेरा कपड़े का काम है, मैं बना बनाया कपड़ा लाता हूँ और अपनी दुकान पे बेच देता हूँ। अब वो जो कपड़ा है उसको लाने पे जितने मुझे खर्चे करने पड़ेंगे वो मुझे परचेज कॉस्ट का पार्ट, तो आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कि परचेज कॉस्ट में चीज की असल कीमत भी आती है और उसको लाने के तमाम खर्चे, डायरेक्ट खर्चे कहते हैं हमने। किसी चीज को अपने बिजनेस प्रेमिसेस तक या प्रेजेंट बिजनेस लोकेशन तक लाने पर जो भी खर्चे करने पड़ेंगे वो आप उसकी परचेज कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं। तो इसका मतलब है ये जो परचेज कॉस्ट होती है इसमें असल में किसी भी चीज की कॉस्ट, असल में असल कीमत कॉस्ट प्लस प्लस आपके नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, प्लस ऑल expenses incurred for purchase, जिनको आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। कैरेज इनवर्ड वगैरह एक बच्चे ने भी बोला है, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड है। कॉस्ट में चीज की असल कीमत आएगी कपड़े की, उसको लाने का किराया या टैक्स। टैक्सेस में क्या होता है? नॉन रिफंडेबल टैक्सेस में कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी। आल्दो ये पढ़ के आए आप, देखो नहीं ना याद, तो इसको अब याद कर लो, आइंदा ना भूले। जब भी आपसे कोई पूछे कि भाई ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग मतलब जो बनी बनाई चीज लेता है, वो अपनी परचेज कॉस्ट कैसे तयन करता है, तो दुनिया का हर अकाउंटेंट इस चीज पे मुत्तफिक है कि चीज की असल कीमत, ओरिजिनल कॉस्ट, प्लस ऑल नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, वो लव भी लिख सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। की कहते हो? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो होगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वहां पे काम थोड़ा ज्यादा होगा। बस ये बता के फिर मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, बाकी कल पढ़ेंगे क्योंकि आप के पास अभी नोट्स वगैरह नहीं है जी। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है वहां पे जब सेल प्राइस तय की जाती है तो उसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कॉस्ट मैंने कहा था कौन कौन सी कॉस्ट है, फर्क सिर्फ ये आएगा कि परचेज कॉस्ट की बजाय वहां पे मेन कॉस्ट होगी चीज को बनाने का खर्चा, प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग और मार्केटिंग का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, और कौन सी कॉस्ट है? फाइनेंस कॉस्ट। अब इसमें जो मेन कॉस्ट है वो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है। नहीं, इसमें जो मेन कॉस्ट है वो आपकी कौन सी है? प्रोडक्शन कॉस्ट है। यहाँ पे अब चीज फैलेगी और हमारा ज्यादा ताल्लुक इसके साथ है। प्रोडक्शन कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट को और क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। बात समझ आ रही है? जब आप फैक्ट्री में, किसी भी फैक्ट्री में कोई चीज मैन्युफैक्चर होती है, बनती है, तो फैक्ट्री में जितना भी खर्चा हो रहा होगा चीज को बनाने के लिए, या फैक्ट्री के तमाम खर्चे किसका पार्ट बनते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। बात समझ आ रही है? फैक्ट्री के तमाम खर्चे प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। फैक्ट्री के तमाम खर्चे कहाँ का पार्ट बनते हैं? फैक्ट्री के तमाम खर्चे जो चीज को बनाने के लिए या नहीं भी बनाने के लिए हुए, फैक्ट्री के तमाम खर्चे कहाँ पे आते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट में आते हैं। इज इट क्लियर? क्या फर्क हुआ ट्रेडिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में? वहां पे परचेज कॉस्ट होती है, मैन्युफैक्चरिंग में याद रह जाएगा। अब इस प्रोडक्शन कॉस्ट के तीन एलिमेंट्स हैं,
प्रोडक्शन कॉस्ट के कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स है। जब भी आपसे कहा जाए प्रोडक्ट कॉस्ट निकालें या प्रोडक्शन कॉस्ट निकालें तो आप 3 चीजें जमा करेंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और तीसरा एफओएच कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं इसको वैसे। तो इसके ऊपर अब हम कल डिटेल से बात करेंगे, आज नहीं, बस आज इतना ही। आप लोग घर से पढ़ के हैं, जरा नेट से खंगाल के हैं, दूसरा अपनी इंट्रो की अकाउंटिंग की किताब भी पढ़ के आ सकते हैं। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है और एफओएच क्या होते हैं। इसके ऊपर अभी कल ये भी खत्म नहीं हुआ, कल यहीं से शुरू करेंगे, लेकिन कल आपके हाथ में होंगे नोट्स, तो फिर मेरे लिए जरा आपको एग्जाम्पल करवाना क्या हो जाएगा, आसान। अभी आज एग्जाम्पल नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन आज आपको ये बता दिया कि ट्रेडिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में जो मेन फर्क है कॉस्ट में वो कहाँ पे है। एक चीज परचेज करके बेचता है तो परचेज कॉस्ट है, दूसरा बना के बेचता है तो वहां प्रोडक्शन कॉस्ट या प्रोडक्ट कॉस्ट मेन कॉस्ट है। और प्रोडक्ट कॉस्ट निकालने के लिए आपको फैक्ट्री की सारी कॉस्ट जमा करनी पड़ेगी। तो फैक्ट्री की कॉस्ट में 3 मेन एलिमेंट्स हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट के कितने एलिमेंट्स हैं? 3 मेन एलिमेंट्स हैं। आइंदा जब भी मैं कहूँ प्रोडक्ट कॉस्ट के कितने एलिमेंट्स हैं तो आपने 3 कहना है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और तीसरा एफओएच। चलिए नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, बस आज इतना ही। कोई सवाल आपने पूछना? नहीं पूछना? अभी नहीं पूछेंगे, बात तो मेरी जान ही चढ़ रही है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। बस ठीक है, अटेंडेंस वगैरह वो कल से लगाएंगे। कल के लिए माजरत, कल मुझे याद नहीं रहा था, मैं सोया हुआ तो नहीं था, जाग रहा था, फजर के वक्त उठ जाता हूँ, लेकिन वो बच्चों के साथ मैं घर में बिजी होता हूँ या वैसे ही मोबाइल शुबाइल, और आपको पता है। तो इसीलिए कल फिर जब एक बच्चे का पता नहीं किसका फोन आया था मुझे, मैंने कहा यार माजरत है, माजरत कर लो बच्चों से, मुझे याद ही नहीं रहा। ठीक है, तो